दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा पॉलिटिका से सेकंड वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसमें आज हम बात ये करने वाले हैं उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना आज का हमारा टॉपिक है, उद्देशिका प्रस्तावना। लेकिन जो व्यूअर्स नए हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं उद्देशिका प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से वनडे में एग्ज़ाम, आप स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम, वनडे में एसएससी जीडी, पुलिस, एसआई, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स और एसएससी के एग्ज़ाम्स, जहाँ भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, और यहाँ तक कि आप स्टेट लेवल पीसीएस, लोअर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं आज इसके बारे में, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की उद्देशिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना भी कहा जाता है। क्या है उद्देशिका, क्या है प्रस्तावना, हम समझते हैं इसके बारे में। उद्देशिका है क्या? देखिए, उद्देशिका संविधान बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ये उद्देशिका एक ऐसी चीज है, अगर हम संविधान के इंटरनल जानकारी को जानना चाहें, संविधान के अंदर की चीज़ों को जानना चाहें, तो एक व्यू में हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा संविधान इसी प्रस्तावना में समाहित है। पूरा का पूरा संविधान इसी प्रस्तावना में समाहित है। प्रस्तावना बड़ा है। आप जैसे एनसीईआरटी की जो बुक होती है, उसके फर्स्ट पृष्ठ के पेज में पूरी प्रस्तावना लिखा रहता है। संविधान, ये शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होता है। लास्ट में संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? आत्मार्पित और करते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं स्टार्टिंग। तो उद्देशिका क्या होता है? उद्देशिका क्या होता है? किसी भी संविधान, किसी भी चीज को समझने का इसकी विशेषता क्या है, उसके इंटरनल जानकारी क्या है। स्टार्टिंग, जैसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, जैसे हम लोग कभी किसी सार को लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? पहले प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में ही हम बेसिक चीज़ लिख के दे देते हैं, हमें किस टॉपिक पे किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से हमें व्याख्या करनी है, तो वो है प्रस्तावना। तो ये संविधान की क्या है? प्रस्तावना या उद्देशिका। तो हमें ये देखना है कि ये उद्देशिका से प्रश्न किस तरीके से क्वेश्चन में आते हैं। उद्देशिका से प्रश्न किस तरीके से आते हैं। ठीक, सबसे पहला है उद्देशिका का स्रोत क्या है। ठीक, हम देखते हैं उद्देशिका का स्रोत क्या है। स्रोत जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका कौन है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 जनवरी, आप नोट करते चलिए। देखिए टाइम कम टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में, इसलिए हम पहले से नोट डाउन किए रहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था। आपको क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, पहले आप ये समझिए। उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? आपका डेट बराबर पूछा जाता है। 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था। और क्वेश्चन आता है कि उद्देशिका को कब स्वीकृति किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया, कब स्वीकृति किया गया। तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। ठीक, 3 क्वेश्चन आपके यहां से बने। उद्देशिका का स्रोत किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। कब दिया? 13 जनवरी 1947 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति किया गया। हाँ, दूसरी चीज, उद्देशिका का स्रोत ये लिया कहां से गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया। क्वेश्चन यहां पे नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहले ये समझिए कि मूल क्या होता है। मूल का मतलब क्या होता है?
हम समझते हैं मूल संविधान, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मूल का ही मतलब होता है कि शुरुआत में जो फर्स्ट टाइम में जो चीज़ बनाया गया उस टाइम क्या था। मूल मतलब स्टार्टिंग, मूल मतलब जड़। तो किस तरीके से स्टार्टिंग में क्या था। तो हमारा पूछता है जब हमारा उद्देशिका बनाया गया, उद्देशिका में क्या क्या चीज़ इंक्लूड था। मूल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पकड़ने का तरीका आप समझिए कि मूल उद्देशिका में क्या क्या था। तो मूल उद्देशिका में एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर पूछता है कि मूल उद्देशिका में क्या कौन से शब्द थे, तो आपको बताना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अलग से कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ये भी थोड़ा से समझने के बाद एक एक पॉइंट में हम समझेंगे होता क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है लोकतंत्र, क्या है लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे समझते हैं। यह हो गया आपका मूल संविधान उद्देश्य का। इसके बाद एक चीज और है, संविधान जो हमारा बना, संविधान में काफी संशोधन होते हैं। देखिए अभी हाल ही में कितने संशोधन हुए, 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, जीएसटी जब लागू हुआ तब संशोधन हुआ। तो ऐसे ऐसे बराबर 3 तलाक आया तो कुछ संशोधन किए गए, 370 हटा तो कुछ संशोधन किए गए। तो इस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। ठीक, उसमें कुछ प्रक्रियाएं कुछ घटती बढ़ती रहती है, कुछ नई चीज़ें ऐड होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उद्देशिका में संशोधन हुआ है? हाँ हुआ है। क्या उद्देशिका में संशोधन हुआ है? हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। पूछता क्वेश्चन उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है संशोधन कितनी बार हुआ है, तो एक बार मात्र हुआ है, तब से संशोधन नहीं किया गया है। दिमाग में रख लो। ये संविधान संशोधन हुआ था 1976। ठीक, तो जब संविधान संशोधन हुआ तो पहले तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य 2 शब्द थे, लेकिन बाद में इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, या संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द जोड़े गए। एक है समाजवादी, क्या है? एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। याद रखिएगा, पूछता है समाजवादी शब्द, एक ही पूछ लेगा, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन। एक चीज जानते रहिए, हम लोग जीएस कहीं से पढ़ सकते हैं, लोग लूसेंट पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप उसे सीक्वेंस में पढ़ाई करिए। जैसे सीक्वेंस में हमें क्या पहले चाहिए, किस तरीके से हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में क्यों हुआ। इस तरीके से जब आपके पास सभी क्वेश्चन के आंसर रहते हैं तो आप क्वेश्चन किसी तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप सही करके आएंगे। दूसरी चीज हम बताएंगे, आप जीएस कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन आप जब क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझते कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पूछता कैसे है। ऐसे एक बार एसएससी में प्रश्न पूछा था कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन का केवल पैटर्न, थोड़ा से शब्द को चेंज किया और क्वेश्चन काफी लोग का गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि संविधान में कितने भाग हैं, तो आप बता देते कि 22 भाग हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न घुमा के पूछा कि संविधान के को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। 22 तब भी आंसर है। तो क्वेश्चन का तरीका, तो आप क्वेश्चन मैं बताता हूं कि हर क्वेश्चन पे, हर टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए, तो आपसे पूछेगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों क्या है, इसके मतलब भी बताता हूं। पहले आप समझते चलिए, आप नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द
संविधान या उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आप बता सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है। अगला पॉइंट है, संविधान को देखिए वैसे हमारा संविधान जो था वो बना कब? 26 नवंबर, डेट याद रख लीजिए, कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को बना या लागू हुआ? क्वेश्चन, बना या लागू हुआ? अगर पूछता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, क्या शब्द याद रखिए, ये शब्द याद रखिए, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो हम 1950, 26 जनवरी 1950 डेट डालेंगे। ठीक, अब यहां समझते हैं। देखिए, जब संविधान बना तो लास्ट में संविधान को ये भी हम देख सकते हैं कि बना, संविधान 26 नवंबर 1949 को बना या लागू हुआ। ये तो हमारे सिंपल वर्ड हुए, साधारण वर्ड हुए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि देखिए, प्रश्न देखिए ऐसे आएगा कि संविधान, प्रश्न का तरीका क्यों समझिए, 26 नवंबर 1949 को, बस डॉट डॉट क्या, बस क्वेश्चन। ये 3 शब्द याद रखिए, इसमें से कोई भी आ सकता है। अंगीकृत मतलब संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया शब्द, या अधिनियमित किया गया, या आत्म अर्पित किया गया। सीधे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्म अर्पित किया गया, 3 शब्द याद रखिए। तो पूछ लेगा संविधान 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन में अंगीकृत, और भी 4 ऑप्शन बना देगा। तो आप क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन बराबर आता है कि क्या उद्देशिका या क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? भाई, संविधान की शुरुआत ही वहीं से हो रही है, तो संविधान का अंग क्यों नहीं होगा? लेकिन हमारे यहाँ कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। इस वजह से बस हमें क्या हमारे संविधान में हुआ है, हम बस उसे समझते हैं। उसके क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो समझना ही है, लेकिन जो हो चुका है पहले हम उसे समझते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आता है, क्या संविधान उद्देशिका का अंग है? ये आप में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। ये क्वेश्चन सिविल का है, क्या अंग है, तो उसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ता है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे भारत में 2 वाद हुए थे। वाद क्या होता है? वाद विवाद। जब एक मुवक्किल एक जज के सामने, एक वकील एक जज के सामने किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात पे बहस होती है, केस चलता है, उसे वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाद कहते हैं। तो क्या संविधान, क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है? इस पे 2 वाद हुए थे। आपको दोनों वाद याद रखें, मतलब 2 बार 2 जगह पे अलग अलग तरीके से बहस हुई थी। अलग अलग लोग थे, अलग अलग जज थे, अलग अलग हाईकोर्ट था। ठीक, पहला वाद हुआ था इन री बेरुबारी वाद। कोई व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे ये है इन री बेरुबारी वाद। इस वाद में कहा गया, मतलब इस वाद में लास्ट में जो डिसीजन आया उसमें ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।
दूसरा वाद आया केशवानंद भारती ऑब्लिक केरल बनाम केरल बोल सकते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये हुआ था। फिर समस्याएं आई किस तरीके से कि उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं है। इस वाद में ये कहा गया कि उद्देश्य का जो है वह संविधान का अंग है। आप नोट कर लीजिए, इन बेरुबारी वाद में कहा गया है कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया है कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। ठीक। दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी कहे हैं कि उद्देश्य का जो है जहां पे संविधान की भाषा या संविधान की चीजें समझ नहीं आएंगी वहां पे उद्देश्य का हमारा पूरा काम करेगा। उद्देश्य का को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और भी हम संविधान पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे। बेसिकली यहां तक तो ये दो वाद हुए। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उद्देशिका में संशोधन हुआ कितनी बार? एक बार। नोट कर लीजिए, संविधान में जो संशोधन हुआ कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक। अब हमें इतनी चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज, अभी हम समझते हैं इन सब का अर्थ कि संपूर्ण संपन्न क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है। हम इन चारों बातों के शब्दावलियों के अर्थ समझेंगे क्योंकि कभी कभी इसके अर्थ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इन शब्दों का प्रयोग हमारे किस में किया गया है? उद्देशिका में, हमारे संविधान में ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब समझिए इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, एक शब्द और अखंडता। क्या है? अखंडता। भाई हम लोग बात करते हैं, अभी जैसे खान साहब ने भी कहा कि हम ऐसे देश की कल्पना करते हैं या हमारे मोदी सरकार ऐसे देश की कल्पना करते हैं जिसमें अखंडता हो। खंडता नहीं, अखंडता। अखंडता भारत, अखंड भारत होना अनिवार्य है। क्या है अखंड? जो कभी टूटे ना। हम इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनकी विकास, इनके सभी चीजों को एक करके चलने के लिए, एकजुट होकर चलने के लिए, मतलब अखंड ना हो, ये अखंडता होता है। पहले हम बेसिक समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। हमारा देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब, जैसे आप कंफ्यूज होते हैं तो आप देखिए संपन्न का मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देश में बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। मतलब संपन्न व्यक्ति हैं, इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि वो हर चीज में क्या है? आत्मनिर्भर है। किसी चीज का उसके ऊपर दबाव नहीं है, अपने में ये पूर्ण है, मजबूत है, स्ट्रांग है। तो इसका मतलब अगर हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो हम कहा जा सकता है कि हमारे भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा, जो हमारा भारत होगा वो ऐसा राष्ट्र होगा, ऐसा राष्ट्र होगा कि ना तो किसी विदेशी शक्ति इस पर आक्रमण होगी, ना तो किसी विदेशी शक्ति की यह अधीन होगा। बात समझिएगा, ना तो कोई अटैक किया है कि उसके गुलाम है, ये उसके अनुसार चल रहा है। दूसरी चीज, वह किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रहेगा या उस पर अटैक नहीं किया है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये किसी के अंदर नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग चलेगा या उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब। दूसरा शब्द हमारा है समाजवादी। इस शब्द को अच्छे समझिएगा। हमने कहा कि समाजवादी, हमारा भारत कैसा है? समाजवादी है। एक इसमें एक चीज होती है समाजवादी व्यवस्था होती है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है, ये इकोनॉमिक्स की चीज है।
थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे इसमें। समाजवादी क्या है? ऐसी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिस पे सरकार का नियंत्रण हो, हर चीज पे किस पे हो? समाजवादी व्यवस्था, सरकार का नियंत्रण हो, ऐसी व्यवस्था जो सरकार व्यवस्था करे, सरकार ही कंट्रोल करे उसको। लेकिन हमारे भारत में क्या, जैसे अमेरिका हुआ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था चलती हैं, वहाँ पे उस चीज़ पर सरकार कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने अनुसार हर चीज़ को देखता है। तो हमको बस समाजवादी क्या है, हमारे यहाँ कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता का मतलब जनता के द्वारा जो जहाँ पर चुने जाएं, जैसे हमारे यहाँ पीएम का चुनाव जनता के द्वारा होता है, सीएम का चुनाव जनता के द्वारा होता है, तो हमारी कैसी तरह की सरकार है? लोकतंत्र की सरकार है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। थोड़ा हम समझते हैं, समाजवादी व्यवस्था भी कई प्रकार के हैं। सबसे दो टाइप्स हम देखते हैं समाजवादी व्यवस्था। एक है इसमें साम्यवादी समाजवाद, दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। वैसे तो लोकतांत्रिक समाजवाद है ही हमारा, लेकिन हमारी सरकार या हमारा संविधान इसके बीच का रास्ता निकाला है। क्यों? क्योंकि साम्यवादी समाजवाद की जो नियम होते हैं वो कुछ कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद कुछ नरम होता है, हल्के होते हैं। तो हमारा भारत सरकार ने ना तो बहुत कठोर ना तो बहुत नरम, इसने मिश्रित व्यवस्था को अपनाया है। कौन सी व्यवस्था? मिश्रित व्यवस्था। अगर पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है। भारत का संविधान कैसा है पूछा जाता है, कठोर है कि लचीला है कि नरम है कि एकदम झुका है कि जब चाहो तब झुका दो, या कठोर है कि इतना कठोर है कि आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, अगर इनको फांसी देनी है तो देनी ही है। क्या ऐसा कठोर है? नहीं। हमारा संविधान लचीला है, ना तो कठोर है ना तो बहुत हल्का है, ये दोनों के बीच का है, जिसे हम कहते हैं लचीला। ये हो गया हमारा समाजवादी व्यवस्था। अगला है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष को एक शब्द और कहा जाता है जिसका नाम है धर्म निरपेक्ष। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्ष। दोनों चीज एक ही है, नाम चेंज हुआ है केवल। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारा भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, राष्ट्र है। यहां पर ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जहां पर किसी पर्टिकुलर एक धर्म की मान्यता ना दी जाए, किसी राज धर्म ना हो, कोई ऐसा स्पेशली धर्म ना हो कि केवल हिंदू ही, अगर ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, तो केवल हिंदुओं को वरीयता दी जाएगी, हिंदू धर्म की मान्यता दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता दिया जाए, जहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता दिया जाए, वहाँ पर क्या होगा? वह राष्ट्र कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा। इसका मतलब कि जहां पर सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाए, वहां पर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ठीक। अगला है लोकतंत्र। मैंने बताया लोकतंत्र मतलब जहां जनता के द्वारा चुना जाए, वह क्या है? लोकतंत्र। ऐसे याद करो, लोक मतलब लोग, लोक मतलब लोग, लोग मतलब हम लोग मतलब हम लोग के द्वारा जो शासन किया जाता है, वो चुना जाता है, वही है लोकतंत्र की सरकार। अगला है गणराज्य। गणराज्य ऐसा राज्य, गणराज्य मतलब ऐसा राज्य जहां पर, जैसे हम लोग अभी सऊदी में देखते हैं, कहीं कहीं हमने देखा है कि राजा वंशानुगत होते हैं, उनके पिता हैं तो उनका डेथ हुआ या उन्होंने गद्दी को छोड़ा तो अपने बेटे को दे दिए, अपने बेटे को उनके बेटे को दे दिए। ये क्या है? वंशानुगत है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में हर 5 साल के बाद क्या होता है? इलेक्शन, चुनाव होते हैं। तो ऐसा राष्ट्र है हमारा गणराज्य। गणा मतलब जहाँ पर चुनाव हो, जहाँ पर चुनाव हो, आनुवंशिकता ना हो,
अर्थात वंशानुगत राष्ट्र ना हो कि आपके बाद आप ही बनेंगे। अखंडता मैंने पहले ही बताया कि हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। हमारा भारत है, इसे हम अखंड रखना चाहते हैं, टूटे ना, लेकिन क्या करें, लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये हुआ। यहाँ पे किसी को किसी टाइप की डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके आगे की हम अलग एक वीडियो आगे कंटिन्यू हमारी पॉलिटी की वीडियो जो आती रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स।